हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वाले। आज हम लोग स्पेशल क्लास लेकर आए हैं एसएसटी की, क्योंकि इसके अंदर हम लोग टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। हमारे सीटेट एग्ज़ाम में जितनी भी हमारे चैनल के माध्यम से हेल्प हो सकती है हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एसएसटी की हो, साइंस की हो, ईवीएस की हो, इन सभी क्लासेस को हम लोग रेगुलर अपनी चैनल पर डाल रहे हैं, जिससे आप लोग बेहतर तरीके से अच्छा परफॉर्म कर पाओ अपने सीटेट एग्ज़ाम के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात करूं तो वो है कि पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? देखो, तारों की रोशनी से चमक रहे हैं या सूर्य की रोशनी से चमक रहे हैं, तो दोनों एक ही बात है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। तो ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कौन से ऐसे पिंड होते हैं जो सूरज की या तारों की प्रकाश से चमकते हैं? क्या वो स्टार्स होते हैं? क्या वो हमारे तारामंडल होते हैं? क्या वो ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स? क्या वो हमारा खगोलीय पिंड होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, क्योंकि प्लैनेट्स ही चमकते हैं हमारे तारों की वजह से या फिर किसी भी सूरज की वजह से। जैसे हमारी पृथ्वी है, बुध ग्रह है, या मरकरी मतलब वीनस ग्रह हैं, शुक्र ग्रह जिसे कहते हैं। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे जिन पर सूरज का प्रकाश पड़ता है या तारों का पड़ता है, वो चमकते हैं। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, कि वो है मुगल वास्तुशिल्प जो हमारी रही है वो किसका मिश्रण नहीं है? मतलब मुगल जो हमारा आर्किटेक्चर था वो किसका मिश्रण रहा है? क्या वो अरब और भारतीय शैलियों का था, या फारस और भारतीय शैलियों का था, या तुर्की और अफ़गान शैलियों का था, या फिर तुर्की और फारसी जो शैलियाँ थी उनका मिश्रण रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि जो फारसी और भारतीय शैलियों से मिलकर, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं जो मुग़ल थे वो फारसी थे, उनकी भाषा जो थी फारसी थी, और वो फारस से, जैसे कहा जाता है कि जो बाबर था, बाबर कहाँ से आया था? तो फारस से आया था, है ना, इंडिया के अंदर। तो उनकी जो एक उनका कल्चर रहा है, उनकी शैली रही है, वो फारसी रही है, और भारत में रहे वो जब, तो भारतीय शैली को उन्होंने अपनाया, अडॉप्ट किया। तो इसलिए दोनों का मिश्रण कहा जाता है जो मुगल वास्तुशिल्प कला के अंदर देखा जाता है। तो फारसी और भारतीय शैली। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें प्रश्न, तो वो है हमारा के कित्तूर। देखो यहाँ पर बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण है, इसे कहीं ना कहीं पर कित्तूर भी लिखा रहता है, किच्चूर भी लिखा रहता है। तो ये जो कित्तूर है, कित्तूर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखो, दक्षिण भारत में 1830 के आसपास में एक आंदोलन हुआ था जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था। तो वो आंदोलन जो था वो किसके द्वारा उसका नेतृत्व किया गया था? तो क्या वो अहिल्याबाई होलकर के द्वारा, या रानी चन्नम्मा के द्वारा, या रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, या नाना फादनिस के द्वारा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दक्षिण भारत में एक अच्छा खासा मोमेंट अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ा गया था रानी चन्नम्मा के द्वारा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें आपसे प्रश्न की, तो वो है कि भारत की मानक समय रेखा जिसे कहते हैं, या फिर भारत की मानक देशांतर रेखा कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन पर स्थित है? कहने का तात्पर्य यह है कि भारत का जो मानक समय लिया गया वो कौन से डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या वो 82.5, देखो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, या 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से है, या खाली 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से है, या 83 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन से इंडिया का मानक समय लिया गया है, जो 5.5 घंटे आगे है विश्व के मानक समय से। ये करके प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं हमारे एसएसटी के क्वेश्चन में, सीटेट के में। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें आपसे प्रश्न की, वो है कि जब किसी व्यक्ति या समूह को प्रतिरूप या किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? देखो, अगर बात की जाती है, कोई हमारा व्यक्ति है
और वो कोई पहले से इमेज थी, मतलब कुछ भी चीज़ था पहले प्राचीन काल का बना हुआ है, तो जब हम लोग उसकी इमेज को जोड़ दिया जाता है किसी भी पुरानी चीज़ से या किसी भी अन्य चीज़ों से, तो उसे हम लोग प्रतिरूप कहते हैं, उसकी इमेज कहते हैं। तो यहाँ पर उसे क्या कहा जाता है? क्या भेदभाव कहा जाता है, क्या रूढ़िबद्ध कहा जाता है, या क्या प्रताड़ित कहा जाता है, या मूर्ति कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूँ आपसे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो राष्ट्रपति भवन बना था या फिर बनाया गया था, जिसका पहले नाम वायसराय हाउस हुआ करता था, तो उसके बीच में एक सेंटर में एक गुंबद आकार बना हुआ है, एक पूरी तरीके से गुंबद का आकार दिया गया है। तो वो किसका प्रतिरूप है, वो किसकी एक इमेज है? तो वो इमेज किसकी है? वो हमारी जो सांची का स्तूप बनाया गया था, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो सांची के स्तूप पर जो एक गुंबद है, वो गुंबद का उसका एक प्रतिरूप या उसकी इमेज ली गई है वायसराय भवन के अंदर। तो वो एक रूढ़िबद्ध एक कहा जाता है उस तरीके को। क्या कहा जाता है? रूढ़िबद्ध। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है हमारा कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखो, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है हमारा। जो गवर्नर्स होते हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है राज्य के अंदर? तो क्या वो राष्ट्रपति करते हैं हमारे, क्या वो संसद करती है, क्या वो प्रधानमंत्री करते हैं, क्या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं? मतलब तो इसका सही आंसर जो हमारा जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर है। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें, देखो हाँ, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और है कि इनकी शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? तो वो दिलाते हैं स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। देखो, अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन शपथ इनको कौन दिलाता है? स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इनको शपथ दिलाते हैं, गवर्नर को। ठीक है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है हमारा कि निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? मतलब ट्रेडिशनल जिसे हम लोग कह सकते हैं या कन्वेंशनल कह सकते हैं, वो कौन सी एक एनर्जी सोर्स है? क्या वो हमारा फॉसिल फ्यूल है, क्या मतलब जीवाश्म ईंधन है, क्या वो हमारा सोलर ऊर्जा है, क्या वो पवन ऊर्जा है, क्या वो ज्वारीय ऊर्जा है? तो इसका सही आंसर, इसका सही प्रश्न कौन सा होगा, उत्तर कौन सा होगा? तो वो होगा हमारा जीवाश्म ईंधन। क्यों? क्योंकि जीवाश्म ईंधन हमारा एक प्राचीन काल से, पहले टाइम से, बहुत ही पुरानी टाइम से चला आ रहा है और आगे तक लगातार चल रहा है फिलहाल के टाइम में। तो जो जीवाश्म ईंधन होता है वही हमारे कोयला, उसमें से वही मतलब कोयला उसका उदाहरण होता है, या फिर पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे के सारे उदाहरण एग्जाम्पल किसके हैं? जो हमारे फॉसिल्स या फिर जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो इन्हें पारंपरिक कहते हैं हम लोग। लेकिन गैर पारंपरिक कौन से होते हैं? जो पहले प्राचीन टाइम से नहीं चल रहे हैं और उनको बनाया जा रहा है किसी भी माध्यम से। ठीक है। तो वो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। देखो, ज्वारीय ऊर्जा एक हमारा ऐसे तो है नहीं कि इससे एनर्जी बनाई जाती थी, वो तो पहले ज्वार उठती थी प्राचीन काल से, लेकिन आज इसका प्रयोग हम लोग एनर्जी बनाने में भी कर लेते हैं। तो ये गैर पारंपरिक हो जाते हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें, तो वो है हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल का रूप है? देखो, अपर्दन स्थल का रूप, देखो अगर मैं बात करूँ, जिस समय मिट्टी का कटाव होता है तो उसे हम लोग इरोजन कहते हैं, मिट्टी का, या सॉइल इरोजन कहते हैं। तो जिस समय बारिश बहुत तेज आ रही है, कोई लहरें बहुत तेज आ रही है समुद्र की, तो वो क्या काम करती है? मिट्टी को काट देती है, उसे हम लोग अपर्दन कहते हैं। तो अपर्दन स्थल बन जाता है, कोई इस तरीके की आकृति बन जाती है। तो अपर्दन स्थल रूप होता है, क्या लोएस होता है, क्या डेल्टा होता है, क्या हिमोड होता है, क्या वो छत्रकशिला होता है, अम्ब्रेला रॉक? तो यहाँ पर ये मैंने इमेज में दिखाया भी गया है कि नीचे से मिट्टी का कटाव हो गया और ऊपर वाली जो मिट्टी थी वो बची रह गई, तो वो एक छत्र की आकार की बन गई, जिसे हमने कहा कि छत्रकशिला। ओके, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अपर्दन स्थल का रूप होता है छत्रकशिला। नंबर नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें, तो वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन हमारे जो फ्रीडम संग्राम हुआ है, मोमेंट हुए हैं, उसमें जो दांडी यात्रा
को किसकी शुरुआत माना जाता है? मतलब जब दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी तो उसी से कौन सा ऐसा मूवमेंट हमारा स्टार्ट हुआ था? तो क्या वो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था? क्या वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ? क्या वो स्वदेशी आंदोलन, या फिर वो होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट हुआ था? तो वो कौन सा ऐसा आंदोलन था जो दांडी मार्च यात्रा के शुरू होने पर हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि दांडी मार्च यात्रा जो चली थी वो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को जाकर वो ख़त्म हुई थी। और उसी दौरान पर जो एक हमारा नमक बनाया गया था, नमक बनाकर ये कानून तोड़ा गया था, जो अंग्रेज़ों ने कानून बना रखा था कि कोई भारतीय व्यक्ति कानून मतलब नमक नहीं बनाएगा। तो इस प्रकार का जो कानून था वो तोड़ा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और अपनी जो मांगे थी उनकी, वो जो 11 सूत्रीय मांगे थी, 11 मांगों को लेकर उन्होंने आंदोलन छेड़ा था, उसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट। नंबर नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं तो वो है हमारा शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में। किसके? शास्त्रीय नृत्य, जो हमारे कल्चरल डांस होते हैं, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होता है? क्या ये शास्त्रीय नृत्यों के 8, देखो शास्त्रीय नृत्यों के क्या 8 मान्य रूप होते हैं? कथकली या कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, ठीक है जी। उसके अलावा कथक, देखो कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। और ऑप्शन नंबर पहला भी गलत है कि ये लोक नृत्यों का सदा श्रेष्ठ रूप होता है, नहीं। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो 4th है हमारा, यह कह रहा है कि कथक शैली का शास्त्रीय नृत्य रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही मिली थी। ऐसा नहीं है जी, क्योंकि प्राचीन काल से ही हमारे शास्त्रीय नृत्य चले आ रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूप होते हैं। वो 8 रूप कौन से होते हैं? जैसे कथकली हो गया, कथक हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, भरतनाट्यम हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गया, और एक आपका हो गया शास्त्रीय, मतलब सत्रिया जिसे हम लोग कहते हैं, तो जो अंतिम शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है सत्रिया। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है उसे क्या कहा जाता है? देखो, जो कोई भी राज्य है या राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, जब किसी भी धार्मिक क्रियाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता तो उसे क्या कहा जाता है? क्या स्वेच्छाचारी कहा जाता है? क्या धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, सेकुलरिज्म? क्या फिर राजतंत्र मोनार्की कहा जाता है? या प्रभुता कहा जाता है, या प्रभुसत्ता कहा जाता है, जिसे सॉवरेंटी कहते हैं हम लोग? तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि धर्मनिरपेक्ष वो एक सरकार होती है, वो राज्य होता है जो किसी भी धार्मिक, जो अपनी प्रजा होती है उन प्रजा के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो वो हमारा धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है हमारा कि जब कोई शिला दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? देखो, कोई भी जब पत्थर जो रॉक्स होता है वो दबाव के कारण, प्रेशर के कारण, कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाती है, या एक लेयर वाली एक चट्टानों में बदल जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? क्या इग्नियस रॉक कहा जाता है? क्या एक मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है? क्या फिर सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है? या फिर इनिशियल रॉक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि सेकंड ऑप्शन में कायांतरित चट्टान है, और कायांतरित चट्टान तब बनते हैं जब एक हमारे इग्नियस आग्नेय चट्टानों और अवसादी चट्टानों के ऊपर दबाव पड़ता है और कठोर होते चले जाते हैं हमारे आग्नेय और अवसादी चट्टान, तब जाकर हमारे कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट और जापान के आसपास का समुद्री तट जो होता है वो मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि मछलियां वहां पर ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो मछलियों का ज़्यादा होना वहां पर क्यों होता है, या क्या दर्शाता है? मछलियां किस वजह से वहां पर ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? एक तो अमेरिका के पूर्वी तट पर और हमारे जापान के आसपास वाले तट में। क्यों? क्योंकि यहाँ गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन होता है, और जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन होता है
वो स्थान बहुत ज़्यादा अनुकूलित होता है मछलियों के लिए, और वहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा फलती फूलती है और ज़्यादा प्रजनन होता है, तो इसलिए ज़्यादा मछलियों का एक वहाँ पर जनसंख्या या फिर वातावरण होता है। और ये इसका आंसर बिल्कुल सही चला जाएगा कि गर्म और ठंडी धाराओं का मिलने से वहाँ पर एक अच्छा खासा माहौल बन जाता है जिसमें मछलियाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखिए प्रश्न को, तो वो है हमारा कि एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है। तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है जिसमें रहने वाले सभी लोग जो होते हैं अपना प्रतिनिधि, अपना कोई नेता चुन लेते हैं, तो वो क्या बाउंड्री कहलाती है, क्या वो निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्या वो स्टेट कहलाता है, क्या वो रीजन कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर है। वो निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाता है जिस क्षेत्र में कोई व्यक्ति रहते हैं और वहाँ पर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग प्रश्न को देखेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा हमारा कि जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ या यूनिट एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती है और नज़दीकी का लाभ उठाती है, ये क्या कहलाता है। देखो आपने कभी देखा भी होगा कि एक दुकान किसी चीज़ की है, फूलों की दुकान है, और उसी जगह पर और भी बहुत सारी फूलों की दुकान खुल गई है, तो वहाँ पर पूरी मार्केट बन जाती है और फिर सारे लोग वहीं पर जाते हैं। फिर वहाँ से एक दुकान वाले को तो फ़ायदा होगा ही, दूसरे को भी होगा, तीसरे को भी होगा, क्योंकि सारे लोग उसी मार्केट में जा रहे हैं। तो ये हमारा वो वाली हमारा औद्योगिक इकाई क्या कहलाएगी या क्षेत्र क्या कहलाएगा, क्या औद्योगिक तंत्र कहलाएगा, औद्योगिक क्षेत्र कहलाएगा, बाजार अर्थव्यवस्था कहलाएगी, या असेंबली लाइन उत्पादन कहलाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर है। औद्योगिक क्षेत्र उसको कहेंगे हम लोग, इंडस्ट्रियल एरिया। नंबर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो वो है हमारा कि कृषि पद्धति, किस पद्धति में, कृषि की पद्धति में जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है। देखो वहाँ पर क्या है कि कृषि की एक पद्धति है जिसमें व्यापक रूप से आधुनिक आगतों मतलब आधुनिक चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो खाद हो गया, चाहे वो मशीनरी होगी, चाहे वो केमिकल दवाइयाँ वगैरह होगी, तो उनका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए। तो वो चीज़ क्या कहलाती है, क्या वाणिज्यिक खेती कहलाती है, क्या गहन खेती कहलाती है, क्या स्थानांतरित खेती कहलाती है, क्या निर्वास कृषि कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर है। क्योंकि जब हम लोग किसी दवाइयों का, किसी भी केमिकल्स का, किसी भी अन्य तरीकों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे खेत में ज़्यादा प्रोडक्शन हो, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हम लोग उस जो फसल है उसको बेचेंगे और हमें मुनाफा ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग व्यापार की दृष्टि से ये काम कर रहे हैं। जब हम लोग व्यापार की दृष्टि से इस काम को कर रहे हैं तो हमारी वाणिज्यिक खेती हो जाती है, ठीक है। तो कॉमर्शियल हमारा जो फार्मिंग है वो कहलाती है। नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन से वनों की पत्तियां गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वे कभी अनवर्त नहीं दिखते हैं। अनवर्त मतलब एक गंजे टाइप के नहीं दिखते हैं, है ना। जिस तरीके से पतझड़ हो जाती है, नीचे गिर जाते हैं पेड़ से पत्ते वगैरह, तो वो कौन से पेड़ होते हैं जिनमें से वनों की पत्तियां गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वह अनवृत नहीं दिखते हैं। तो वो कौन से ऐसे पौधे होते हैं, क्या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती होते हैं, क्या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, क्या शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, क्या वो शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, है ना। देखो पर्णपाती को डेसीडस कहते हैं हम लोग, और ये हमारा सदाबहार एवरग्रीन होता ही है, सबको पता ही है। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो वो है यहाँ पर पहले पॉइंट को कि ये जैसे हमारी पृथ्वी है, इस ग्लोब है, और यहाँ पर ये 0 डिग्री लाइन है। इस 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे ये वाला जो बीच का जोन है ना, ये वाला, तो इस बीच के जोन को हम लोग ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। देखो यहाँ पर जब ज़्यादा गर्मी होगी तो ज़्यादा क्या होगी, वर्षा भी होगी। ज़्यादा वर्षा होगी तो यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, ठीक है, बड़े वुडी प्लांट भी होंगे, घने होंगे।
तो इसे कहेंगे उष्णकटिबंधीय। और इसी उष्णकटिबंध में एक ऐसे पौधे जो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, जो हमेशा जिनके ऊपर पत्ते आते रहते हैं, जिनके पत्ते झड़ते नहीं हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग एवरग्रीन सदाबहार। तो ये एक ऐसे पौधे होते हैं जो हमेशा ऐसे दिखाई देते हैं हरे भरे बिल्कुल। तो इसका आंसर बिल्कुल चला जाएगा सही, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल एवरग्रीन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग। ओके, भारत का सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी होती है? मतलब भारत में जो कानून बनाती है वो सबसे बड़ी संस्था कौन सी होती है? क्या वो संसद होती है, क्या वो मंत्रिमंडल या एक मंत्री परिषद होती है, या वो राष्ट्रपति होते हैं, या फिर वो न्यायपालिका होती है? भारत में जो सर्वोच्च एक संस्था होती है कानून बनाने की, तो वो है पार्लियामेंट। क्योंकि पार्लियामेंट जो हो जाती है उसके दो सदन है, एक लोकसभा और राज्यसभा। जब उनमें बिल पास होता है तो बिल पास होने के बाद ही कोई कानून का निर्माण होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, तो नंबर नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें तो वो है हमारा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 21 का संबंध कौन से एक चीज़ों से है, नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट है। तो ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद नंबर 21 का संबंध पूछा है, भारतीय संविधान के 21 का संबंध किससे है? तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट से है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, क्या ऑप्शन नंबर सेकेंड है समानता के अधिकार से, क्या जीवन के अधिकार से है, क्या संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है? देखो, आर्टिकल नंबर 21 जो है हमारा वो है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ एक हमारा जीवन का अधिकार या जीने का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 में है। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सुना होगा आपने कभी, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है। और 21A में क्या है, 21A के अंदर आता है शिक्षा का अधिकार, सुना होगा आपने। 21A जो है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जो 86वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में उसको अमेंड किया गया था भारतीय संसद के द्वारा। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है हमारा कि निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? देखो, वायुयान उड़ान के लिए सबसे अच्छी परत कौन सी होती है जिसमें इजीली वायुयान उड़ता है, एरोप्लेन उड़ता है? तो क्या वो क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर है, क्या समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर है, क्या वो आयन मंडल आयनोस्फियर है, क्या वो बाह्य मंडल एक्सोस्फियर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि इस मंडल के अंदर ही हमारी ओजोन परत भी पाई जाती है, इस मंडल के अंदर ही हमारे एरोप्लेन भी अपनी गति करते हैं या फिर उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इससे नीचे वाला जो क्षोभमंडल होता है ना, जैसे ही हमारी पृथ्वी है, ये पहले क्षोभमंडल, फिर हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर हमने मेसोस्फेयर, फिर आयनोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, ऐसे करके ये लेयर्स होती हैं। तो नीचे वाले में तो बादल वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं ट्रोपोस्फेयर में, तो इसलिए इससे ऊपर वाली जो परत होती है इसमें एरोप्लेन उड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखें तो वो होगा हमारा कि खालसा की स्थापना, किसकी स्थापना? कि जो खालसा हो सिख एक प्रांत, सिख जो हमारा एक धर्म है, उस सिख धर्म के अंदर खालसा की स्थापना की गई थी। तो खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन से थे या कौन गुरु थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या गुरु नानक जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, क्या वो गुरु अंगद जी ने करी थी, क्या गुरु गोविंद के द्वारा की गई थी, या फिर गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर है। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर ये है कि गुरु गोविंद जी के द्वारा ही क्या किया गया था, खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। और देखो सुनो बात, ये जो खालसा का एक हिंदी अर्थ होता है, इसको कहा जाता है शुद्ध, मतलब जो शुद्ध व्यक्ति थे, शुद्ध एक सरदार लोग थे, खालसा थे, तो वो उनकी स्थापना उन्होंने करी थी। तो यहाँ पर नंबर नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें तो वो होगा हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? तो वो कौन सा मुगल शासक था या कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने विश्व शांति का विचार आगे बढ़ाया था? तो क्या वो जहांगीर था, क्या वो अकबर था, क्या वो हुमायूं था, वो क्या यहाँ पर देखो जहांगीर आ गया, ये शाहजहां होना चाहिए था ना, क्योंकि चार ऑप्शन आ जाते हैं उनके।
तो जहांगीर, अकबर, हुमायूं और शाहजहां। मैं अपनी तरफ से एक आंसर दे रहा हूं आपको, शाहजहां। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो यहाँ फर्स्ट है, फर्स्ट यहाँ पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा, मतलब अकबर। तो अकबर जी के द्वारा या अकबर के द्वारा क्या हुआ था कि विश्व शांति का विचार, मुगल शासक ऐसा था ये जिसने विश्व शांति के विचार को आगे बढ़ाया था। ओके, नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है, डाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है? देखो, विविधता को बढ़ावा देने वाला इनमें से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन हम लोगों को दिखाई दे रहा है? तो अपने मातृभाषा में बोलना क्या ये, अपने त्योहारों को मनाना क्या ये, अपने गांव जाना ये, या रेलगाड़ी में यात्रा करना ये? तो इसका सही आंसर क्या होगा कि जो ज़्यादा डाइवर्सिटी को एक बढ़ावा देता है, एक विविधता को बढ़ावा देता है। हमारा देश विविधता से भरा हुआ देश है पूरी तरीके से, क्योंकि भारत के अंदर अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग भाषा वाले लोग जो हैं वो हैं। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा जो ज़्यादा डाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है? तो क्या वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, क्या सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि भारत में थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही भाषा बदल रही है, और भाषा अगर बदल रही है तो अपनी मातृभाषा में लोग बोल रहे हैं। तो जब मातृभाषा में लोग बोलते हैं तो विविधता, अलग अलग लोग दिखाई हमें देते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा विविधता बढ़ाने वाला कारण है, मातृभाषा में बोलना। ठीक है, क्योंकि त्यौहार तो लगभग सभी मनाते हैं भारत में, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में। गांव सबके होते हैं, रेलगाड़ी से यात्रा सभी करते हैं। तो यहाँ पर भाषाएं जो हो जाती है वो ये दर्शाती है कि कौन कितनी विविधता वाला है, कौन कहाँ का रहने वाला है। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे। ओके, ये है हमारा कि मानचित्र जो है, हमारे मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। कौन सी ऐसी भाषा है जिसके द्वारा मानचित्र को समझा जा सकता है? क्या वो रूढ़ि चिन्हों के द्वारा, क्या वो रेखा चित्रों के द्वारा, क्या वर्णमाला अक्षरों के द्वारा, या विश्व संबंधी मानचित्रों के द्वारा? तो इसका आंसर आप सोच भी नहीं सकते, जो आंसर है जो एनसीईआरटी के अंदर इसका आंसर दिया गया है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर है, रूढ़ि चिन्हों के द्वारा, है ना। जो कन्वेंशनल साइन होते हैं हमारे, इनके द्वारा। कन्वेंशनल साइन या रूढ़ि चिन्हों के अंदर आ जाती है, जैसे दिशा, दूरी, है ना, मापन, ये जो चिन्ह होते हैं इसके, वो चिन्ह इसके अंदर दिखाए जाते हैं। देखो, रूढ़िवादी अलग होता है। कभी आप ये सोच रहे होंगे रूढ़िवादी शब्द है, ये रूढ़िवादी शब्द नहीं है, ये रूढ़ि चिन्ह है। ठीक है, तो रूढ़ि चिन्ह जो है हमारे, वो कन्वेंशनल साइन कहलाते हैं, जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, मानचित्र को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। नंबर नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो वो है हमारा कि मौर्य शासक अशोक के द्वारा लड़ी गई स्थल जो कलिंग युद्ध था, वो कलिंग युद्ध का स्थल वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? देखो बात सुनो पहले, कि 261 ईसा पूर्व के अंदर ना, 261 ईसा पूर्व मतलब बीसी के अंदर एक कलिंग वॉर हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था। और वो कलिंग का युद्ध जो था वो एक कलिंग राजा और अशोक राजा के बीच में, दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ था। और अशोक ने इसी युद्ध के बाद अपना एक क्या किया था, उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और ये युद्ध जो था वो वर्तमान कौन सी जगह पर था, मतलब कौन सी जगह पर लड़ा गया था? क्या वो कर्नाटक में, क्या वो केरल में, क्या उड़ीसा में, क्या आंध्र प्रदेश में? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा स्टेट, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर है। ये इसका सही होगा। जो कलिंग आज वर्तमान में है वो उड़ीसा वाले रीजन में आता था। ठीक है, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें हम लोग आपसे, तो वो है कि अटलांटिक महासागर के बारे में प्रश्न दिया गया है। तो अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िएगा, इसमें से कौन सा आंसर सही जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिए गए नीचे के, यह अंग्रेजी अक्षर के एस अक्षर के आकार का दिखाई देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसकी तट रेखा सरल रेखीय व निर्वाध होती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर के अंदर आता है। जी हाँ, ये भी सही हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि कौन सा ऐसा महासागर है जो एक अंग्रेजी अक्षर एस
आकार का होता है, तो वो है हमारा अटलांटिक महासागर। और इसके अलावा ये सबसे व्यस्तम भी है, क्यों? क्योंकि इसके एक साइड में तो नॉर्थ अमेरिका, दूसरी साइड में यूरोप है, और फिर नीचे की साइड में एक साइड इसकी अफ्रीका है और दूसरी साइड में इसमें साउथ अमेरिका है। तो बहुत ज़्यादा व्यापारिक दृष्टि से बिजी मार्ग रहता है अटलांटिक महासागर का। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की 80% क्या विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर? क्या वो एशिया या अफ्रीका के अंदर करती है, या फिर एशिया दक्षिण अमेरिका के अंदर करती है, क्या उत्तरी अमेरिका और एशिया के अंदर करती है, या फिर एशिया या यूरोप के अंदर करती है? तो ऐसे कौन से 2 कॉन्टिनेंट हैं जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन निवास करती है या रहती है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एशिया और अफ्रीका। क्योंकि एशिया के अंदर ही वो 2 बड़े देश हैं जिनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। जैसे इंडिया फिलहाल वर्तमान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, दूसरा चाइना है, तो ये तो एशिया के अंदर ही है। और इसके अलावा अफ्रीका की कुछ बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। तो ये इसका आंसर सही चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जरा कि प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ पीटीए। देखो अभी आपने देखते हैं कि पीटीए होता है, हर महीने में पीटीए होता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया चाहे हिंदी मीडियम स्कूल है कोई, तो उसमें क्या हो जाता है कि पेरेंट्स को बुलाते हैं, पेरेंट्स को बुलाकर बच्चों की समस्याओं के बारे में और उनके समाधान करने के बारे में डिस्कस किया जाता है आपस में। तो पीटीए जब होता है तो बच्चों के शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। देखो कुछ जो टीचर जो अभिभावक होते हैं वो उनकी अयोग्यता रही है कि भाई हमें हमारे बच्चों को ये वाली समस्या रही है और इसमें हमने पूरा प्रयत्न किया है लेकिन बच्चा नहीं सुधर पाया, फिर इसको ये चीज़ नहीं हो पाई। उसके बाद एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करोगे या एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो इसमें ये पॉइंट दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन हमें छांटना है कि उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि उन्हें अपने बच्चों के द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि उन्हें ये बताएंगे या बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चे के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों के व्यवहार में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण था या नहीं था। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारा कि उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार के अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण करने के लिए कहेंगे। देखो क्वेश्चन तो थोड़ा डिफिकल्ट है ही, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा नहीं है जो आप इससे डर जाओगे। आप लोग समझ लो कि उन्हें हम लोग ऑप्शन नंबर सेकंड में देखो यहाँ पर ये कहेंगे कि उन्हें अपने बच्चों के द्वारा घर पर पढ़ाए गए या पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे कि भाई आपने कितना ध्यान दिया है अपने बच्चों पर पढ़ाई के समय। बच्चा जब पढ़ रहा था, बच्चा ये कार्य कर रहा था, तो आपने कितना उन पर ध्यान दिया है, क्या उनकी समस्याओं को निपटारा किया है, क्या उससे आपने बातचीत करी है किसी काम को लेकर। तो उन सारी बातों पर आप लोग विशेष करके बात करोगे उन अभिभावकों से। तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग, तो वो है कि राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? देखो नेशनल लेवल पर एक सोशल मतलब जो हमारी एसएसटी है, एसएसटी की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो क्या इनमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि भाई इनमें अधिक लंबी पाठ्य सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए क्योंकि लंबी पाठ्य सामग्री को याद करने में बच्चों को परेशानी होती है। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके। क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है इसे विशेषतः इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अनुगमन नहीं करना चाहिए।
देखो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर थर्ड में एक बात बहुत अच्छी खासी बोली गई है कि इसे ऐसा होना चाहिए, मतलब एसएसटी के सिलेबस को या एसएसटी की किताबों को ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके, मतलब हमारी सारी सोशल एक्टिविटी इससे कनेक्टेड हो, ऐसी हमारी एसएसटी की बुक होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें। देखो बहुत ही सरलता से आज हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं और बहुत ही सरलता से ही हम लोग क्वेश्चनों के आंसर भी सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए आप डरने की कोशिश मत करिए, हड़बड़ाहट मत करिएगा, क्योंकि एक बहुत ही बेहतर क्लास हमारी ये चल रही है और आप लोग एक अच्छा परफॉर्म ज़रूर करोगे सीटेट के पेपर में, आप लोग रेगुलर अगर हमारी क्लासेस को देख रहे होंगे तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 30वां है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त है। देखो महाद्वीपों का जो आकार है किस प्रकार का है और किससे वो आपस में कनेक्टेड है, कौन सा इनके बीच में पानी है, तो उन सबको एक आसानी से समझने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट को करेंगे कि विश्व का भौतिक मानचित्र लेंगे, हम लोग एक फिजिकल मैप लेंगे, या फिर वो कोई पृथ्वी का पोस्टर लेंगे, क्या फिर वो ग्लोब लेंगे, क्या विश्व का राजनीतिक पॉलिटिकल एक मैप लेंगे हम लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर है, क्योंकि देखो ग्लोब के माध्यम से हम लोग पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स की आकृति और पानी की जो धाराएं हैं, कौन सी पानी कौन से कॉन्टिनेंट के बीच में या किसको अलग करती है, वो सारी चीज़ें दिख जाती है हमें ग्लोब के अंदर। तो इसलिए ग्लोब इज ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपयुक्त आंसर होगा हमारा। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। तो मतलब वो कौन से अक्षांश हैं जिन पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार बिल्कुल सीधा चमकता है, और सीधा चमकेगा तो इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, दिन रात बराबर होंगे। और जब दिन रात बराबर होंगे तो देखो कर्क रेखा पर जिस समय हो जाता है या फिर मकर रेखा पर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीधी सी हम लोग बात करें आपसे ऑप्शन नंबर, इसमें हम लोग देखेंगे तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट चला जाएगा बिल्कुल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा को कहते हैं, तो इनके बीच में होगा, दोनों के बीच में। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें तो वो है हमारा कि जैव मंडल जिसे बायोस्फीयर कहा जाता है, जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। तो बायोस्फीयर क्या होता है कि मनुष्य का तात्कालिक परिवेश होता है, क्या फिर वो पौधों और पशु का जगत होता है, क्या वो फिर भूमि जल वायु पौधे व पशु का एक समूह होता है, या फिर वो पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर है। ओके, क्यों थर्ड इज द राइट आंसर है, क्योंकि लैंड जो भूमि होगी, जल हो गया, वायु होगी, पौधे हो गए, पशु हो गए, जब आपस में एक दूसरे के साथ रहकर निवास करते हैं तो वही हमारा बायो डाइवर्सिटी कहलाती है। एक अच्छा हमारा क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। ठीक है, तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है हमारा प्रश्न बड़ा ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान एसएसटी में सर्पिल पाठ्यक्रम का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। सर्पिल पाठ्यक्रम, देखो एडवांटेज ऑफ स्पाइरल करिकुलम इन सोशल साइंस, तो इसमें देखो सर्पिल मतलब पूरा का पूरा सर्पिल है कि चारों तरफ दिशाओं में ज्ञान को फैलाना, ठीक है, या आपस में कनेक्टेड होना सभी के साथ में। तो वो कौन सा इसका सबसे अच्छा लाभ होगा, तो गहन समझ के साथ, और देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखें हम लोग कि गहन समझ के साथ एक लंबी समय अवधि के लिए संकल्पना का संधारण करना। उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है कि सभी विषयों में कल्पनाओं का अनुप्रयोग करना। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि अंतर्वस्तु आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ाना, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि संकल्पना को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना। देखो भाई यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा,
के सभी विषयों में संकल्पना का अनुप्रयोग करना, क्या फिर वो अंतर्वस्तु आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ाना, या संकल्पना को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना। तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है। बिल्कुल संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक करना या बनाना। नंबर नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें तो वो है हमारा कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर, देखो प्रारंभिक स्तर है हमारा इनिशियल स्टेज, तो प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान संदर्भ में सही है। तो एसएसटी में बिल्कुल सही है हमारा एक प्राइमरी लेवल पर। तो इनमें से कौन सा संदर्भ सही जाएगा, नीचे हम लोग देखें ज़रा। तो देखो क्या वो हमारा इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, देखो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात की जा रही है कि एसएसटी के संदर्भ में सही कौन सा है, मतलब एसएसटी के अंदर इनमें से कौन कौन से विषय आते हैं। तो वो विषय हमारे 4 हैं। एक तो इतिहास है, हिस्ट्री, एक भूगोल है, ज्योग्राफी, एक राजनीतिक विज्ञान है, पॉलिटी, और एक अर्थशास्त्र है जिसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो ये चारों विशेष के हैं। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की। ओके, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि अभिवृद्धि है, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे वृद्धि लिखा हुआ है। अभिवृद्धि और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान एसएसटी के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं, किस पर बल देंगे। देखो ध्यान रखेंगे, अभिवृद्धि और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान या एसएसटी के टीचर निम्नलिखित विवरण में से या किस संकेत पर सबसे ज़्यादा भार देंगे। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि दूसरों के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना। निष्क्रिय रूप से स्वीकार नहीं किया जाता, पहली बात तो ये है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सेकंड है कि प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस कराना, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है दूसरे बच्चों के साथ श्रेय और साझेदारी न करना, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारा रोजाना शिक्षक का अभिवादन न करना। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर है, क्योंकि इसके अंदर एक पॉजिटिव वर्ड दिया गया है, क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस कराना, इस पर एक बल दिया जाए एसएसटी के टीचर को अभिवृद्धि और मूल्यों का आकलन करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब लोग मूल्यांकन जब हम लोग करेंगे, आकलन करेंगे, वो तभी तो कर सकेंगे जिस समय बच्चा स्वतंत्र रूप से प्रश्न कर रहा है या प्रश्न पूछ रहा है हमसे, तो फिर हम लोग आकलन करेंगे कि हाँ बच्चा कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख पा रहा है। तो ये एक सबसे ज़्यादा भार हम लोग देंगे इस वाले ऑप्शन पर। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखिए प्रश्न, तो वो है कि निम्नलिखित में से, किसमें, निम्नलिखित में से या नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का उत्कृष्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे ऑफ टीच द वर्क ऑफ पार्लियामेंट टॉपिक। तो क्या इसका सही ऑप्शन होगा, क्या व्याख्यान पद्धति के द्वारा हम लोग अच्छे तरीके से पार्लियामेंट को समझा सकते हैं, क्या फिर वो कहानी पद्धति के द्वारा समझा सकते हैं, स्टोरी मेथड के द्वारा, क्या फिर वो हम लोग ऑप्शन नंबर थर्ड मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करके, या फिर वो परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क कराकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर थर्ड जो ये है कि मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। पार्लियामेंट के अंदर भी ऐसे ही होता है कि मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए उनके बीच में जो दो विपक्ष या पक्ष पार्टी होती है आपस में क्या हो जाता है कि वाद विवाद होता है, विचार विमर्श होता है, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, तब जाकर कोई बिल या कोई कह सकते हैं कि कोई कानून पारित कराया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही तरीका है पार्लियामेंट के कार्य को समझाने के लिए, बताने के लिए। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखिए प्रश्न को, तो वो है हमारा कि निम्नलिखित में से, किस में से, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी अनन्य पारस्परिक मतलब एक दूसरे से रिलेटेड करने वाली अधिगम की विशेषता है, अधिगम की विशेषता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पारस्परिक अधिगम की विशेषता कौन सी होगी। तो क्या वो सीखने का उत्तरदायी विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। देखो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ने की हमें जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमें बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहा है कि सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। सही बात है
कि टीचर भी अपनी एक पूरा योगदान देता है और बच्चा भी अपना पूरा योगदान देता है, तब जाकर बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीख पाता है। तो ये सबसे अच्छी एक पारस्परिक अधिगम, मतलब आपस में एक दूसरे को साझेदारी से लर्निंग का सबसे बेहतर तरीका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो वो है कि समाज विज्ञान हो, देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, सामाजिक विज्ञान के नियामक मानदंड संबंधित आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? तो यहाँ पर नॉर्मेटिव एंड नॉर्मेटिव डायमेंशंस ऑफ सोशल साइंस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन। आयाम होता है डायमेंशन, एक प्रकार का आयाम, एक प्रकार का कोई रिजल्ट जिसे कह सकते हैं, कोई ऐसा मतलब कार्य जो रिजल्ट है, जो कोई आयाम है, डायमेंशन है, कोई राशि जिसे कह सकते हैं हम लोग। ठीक है जी, तो इनमें से कौन सी होगी? तो दोबारा फिर मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ लूँ कि सामाजिक विज्ञान के नियामक मानदंडों संबंधित आयाम निम्नलिखित आयामों में से कौन सी है? क्या प्रासंगिक एक कोई एक हमारा डायमेंशन होना चाहिए? क्या उपयोगी होना चाहिए? क्या वे इक्वलिटी होनी चाहिए? क्या वो एकाकीयता या फिर इरेफ्यूटेबिलिटी जिसे हम लोग कहते हैं, क्या वो होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर है, क्योंकि प्रासंगिक होने चाहिए या रिलेवेंस होने चाहिए। जब हम लोग क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञान को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो इनमें सभी आयामों में सबसे बेस्ट तरीका हमारा होगा प्रासंगिक रिलेवेंस। तो नेक्स्ट पर्सन हम लोग देखें ज़रा, तो वो है हमारा कि एक कक्षा में आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। क्योंकि जब हम लोग कह रहे हैं कि आदिम का मतलब हो जाता है कि जो हमारी जनजातीय समूह होता है, ट्राइब्स होते हैं, आदिवासी होते हैं, तो जब एक कक्षा में आदिवासी के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है, तो शिक्षक के द्वारा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? कौन सा सबसे बेस्ट वे होगा एक किसी भी उस पूरी क्लास के अंदर समझाने का या फिर प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की चीज़ों को? तो क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि आदिम जनजाति विद्यार्थियों में, देखो फर्स्ट ऑप्शन है कि आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपनी जनजाति के बारे में बताइए और पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के साथ उसे जोड़ा जाए। फिर ऑप्शन नंबर सेकंड हो सकता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका का उजागर करना। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड हो सकता है कि शिक्षार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान तथा या सम्मानित सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियाकलाप शोध करने के लिए कहना? या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा कि आदिम जनजाति शिल्पकृतियों और पोशाकों को प्रदर्शित करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि जो विविधता के बारे में एक अच्छी तरीके से समझाया जा सके, बताया जा सके जब हमारी क्लास के अंदर ये बच्चे होंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर है। पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि आदिम जनजाति जो आदिवासी हैं, आदिवासी के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपनी जनजाति के बारे में बताइए और पढ़ाई जाने वाले प्रकरणों के साथ उसे हमने कनेक्ट कर दिया कि जैसे किसी जनजाति ने बताया कि हम लोग इस तरीके से चेराव उत्सव मनाते हैं। चेराव उत्सव कहाँ होता है? मिजोरम में। तो फिर हम लोग एक उत्सव वाले चैप्टर जो पढ़ा रहे थे उसके साथ उसे कनेक्ट करके हमने बच्चों को समझा दिया और बताया कि इंडिया के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है, उसके बाद भी भारत एकता है, विविधता में एकता है। तो ये चीज़ हम लोग ऐसे कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे, तो वो है कि निम्न में से या नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन, जो फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं करता पूछा हुआ है। तो कोई निगेटिव पॉइंट्स हमें इसमें छांटना है। जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है हमारा, उसके फॉर्मेटिव मूल्यांकन का सुझाव नहीं करता है। क्या वो ऑप्शन नंबर सेकंड है स्रोत आधारित विश्लेषण करना? क्या फिर वो सेकंड है कि मॉडल व चार्ट दिखाना? फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है कि अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना? या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए
प्रमाणित स्रोतों का उपयोग करना। तो इसका गलत आंसर कौन सा होगा जो एक फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं करता है? कि मूल्यांकन हम लोग कैसे करेंगे भाई, जब यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड ऐसा दिया गया है। थर्ड में क्या कहा गया है कि अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट करना, और आवर्ती मतलब चक्र में। तो जल्दी जल्दी फास्टली रोजाना रोजाना टेस्ट करना, ना बच्चों को समझाना, ना एक्सप्लेन करना, ना कुछ उसके बारे में विस्तृत से व्याख्या करना। तो वो क्या कर रहे हैं कि डेली परीक्षण करा रहे हैं, डेली हमारा टेस्ट करा रहे हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अधिक आवृत्ति से परीक्षण नहीं करा सकते बच्चों का। तो ये थे आज के हमारे टॉप इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन जो एसएसटी से संबंधित थे, जो हमारे आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आशा करता हूँ आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें आपसे।